तो जी हाँ, आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ। डी बाय हक्कल थ्योरी है, ये डी बाय हक्कल थ्योरी है। हम डी बाय हक्कल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो एक इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, वो इक्वेशन मैं आपको अभी समझाता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम जो इक्वेशन बनाने वाले हैं भैया, वो इक्वेशन कुछ ये है। लॉग एफ आई एक्टिविटी है, माइनस ए जेड आई स्केयर अंडर रूट म्यू। एक एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ किताबों में एक्टिविटी को गैमा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टॉपिक है एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में। कंसंट्रेशन क्या होता है, एक्टिविटी का क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर सुना है तो आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो फिर आपकी मर्जी है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ऑनवर्ड। तो जनाब, डी बाय लिमिटिंग हक ला क्या कहता है? डी बाय हक्कल लिमिटिंग ला की स्टेटमेंट से पहले हम कुछ बातें करना चाहेंगे। एट इनफिनिट डाइल्यूशन भैया, एट इनफिनिट डाइल्यूशन, एट इनफिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन द एक्टिविटी कोफिशिएंट। कुछ किताबों में एक्टिविटी कोफिशिएंट को गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ किताबों में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने घबराना नहीं है। द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर यूनिटी, but concentrated solution the value of activity coefficient does not remain unity। याद रहे, एक्टिविटी कोफिशिएंट गैमा या एक्टिविटी कोफिशिएंट एफ से रिप्रेजेंट कर लें या गैमा से रिप्रेजेंट कर लें, कई जगह पर अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए 1 के बराबर होती है, लेकिन कंसंट्रेटेड के लिए 1 के बराबर नहीं होती, डेविएट कर जाती है। उसी डेविएशन को डिबाय साहब ने समझा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिबाय हक्कल ने प्रपोज किए थे। तो डिबाय हक्कल प्रपोज्ड, दो दफा लिखा होगा, एक दफा काट दें। अ थ्योरी फॉर डेविएशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट फ्रॉम यूनिटी। दिस थ्योरी इज नोन एज डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ डाइल्यूट आयोनिक सॉल्यूशन। बुनियादी तौर पे असूल ये है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 से हट जाती है, तो उसको समझने के लिए डिबाय की कोशिश है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए नहीं होती। तो डिबाय हक्कल ने एक थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटर आयोनिक फोर्सेस, यानी एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयंस के आपस के दरमियान की फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूट जो सोल्यूशन होता है उसमें इंटर आयोनिक फोर्सेस जीरो हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है भैया? डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है और इक्का दुक्का आयंस है, इक्का दुक्का आयंस है। मान लो कि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, बस। और ये जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में बेतहाशा आयंस होते हैं, वहां इंटर आयोनिक इफेक्ट अच्छा खासा होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन में आयन बहुत कम है, तो आयन के बाद में सल्यूट, आयन बहुत कम है, सल्यूट बहुत कम है, बीच में सॉल्वेंट के वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो जनाब, तो आयंस का जो इंटर आयोनिक इफेक्ट है वो जीरो होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। तो लिखो, इंटर आयोनिक फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर सेकंड पॉइंट, देयर इज एन आयोनिक एटमॉस्फेयर सराउंडिंग एन आयन। एक आयन, इसके इर्द गिर्द जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल घेरा डाल के खड़े हो जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो इसको घेर लेते हैं, वो कहलाता है आयोनिक एटमॉस्फेयर। द आयोनिक एटमॉस्फेयर कैरीज ए नेट चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ आयन। अगर आयन पॉजिटिव है तो आयोनिक एटमॉस्फेयर पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और अगर आयन नेगेटिव है तो आयनिक एटमॉस्फेयर पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन इसे घेरा डाल के खड़े हो जाएंगे। समझे दिया? और भी कुछ पॉइंट है, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप किसी किताब से पढ़िएगा, आपको 6-7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओनली एट इनफिनिट डाइल्यूशन। इनफिनिट डाइल्यूशन का मतलब है वेरी वेरी डाइल्यूट, सल्यूट बहुत कम, सॉल्वेंट ढेर सारा। द इंटर आयोनिक फोर्सेस आर नेग्लिजिबल एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट वुड बी यूनिटी। भैया क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वह इंटर आयोनिक फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। क्यों होती है नेग्लिजिबल? ये देखो,
हमने कह रहे हैं ना ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और चूंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आयन बहुत कम है, बस समझो इतने ही आयन है। तो हर आयन एक दूसरे से बहुत दूर है, एक आयन का दूसरे आयन पे कोई असर ही नहीं, और बीच में ढेर सारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। तो जनाब इंटर आयोनिक फोर्सेस डिसअपेयर, नेग्लिजिबल। तो ये कुछ बातें थी। अब मैं कोई कैलकुलेशन आपके सामने साथ करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो ऊपर जो हमने बातें की हैं, इन्हीं के हिसाब से बड़े दो ही बड़े समझदार किस्म के साइंसदान थे, डिबाय और हक्कल। उन्होंने एक कारनामा किया, और वो कारनामा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लिखिएगा, आप भी अपना कलम निकाल लें, मैं आपके साथ लिखूंगा। डिबाय एंड हक्कल, उन्होंने एक रिलेशन, एक इक्वेशन दी थी, और एक इस इक्वेशन के डेरिवेशन में बहुत ज्यादा मैथ है, बहुत ज्यादा मैथ है, तो वो हम नहीं करेंगे। जो इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन को यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डिबाय एंड हक्कल डिराइव्ड, ये स्मॉल एल है, डिराइव्ड ए मैथमेटिकल इक्वेशन। ड्राइव, इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन को ड्राइव किया। इक्वेशन क्या बताती है? which gives, ये इक्वेशन क्या देती है? which gives the method, which gives the method of calculation of activity coefficient। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आपको पहले से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दूसरी वीडियो का लिंक है उसको देख के इसको क्लियर करें। ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, Debye and Huckel derived a mathematical equation which gives the method of calculation of activity coefficient of strong electrolyte at, अच्छा मैं वो रिलेशन लिखता हूँ जो जिसको हम कहते हैं डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ। डिबाय और हक्कल लिमिटिंग, डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ। और वो इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखेंगे, आपने परेशान नहीं होना कि कहाँ से आ गई, बहुत ज्यादा मैथ। इक्वेशन ये है, लॉग एफ आई इज इक्वल टू माइनस ए जेड आई का स्केयर अंडर रूट म्यू। तो एक चीज को समझते हैं जनाब, एफ आई क्या है? एफ आई है एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आइन आई, एक्टिविटी एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आइन आई। एक्टिविटी कोफिशिएंट को पहले हमने गैमा से रिप्रेजेंट किया था, आपने परेशान नहीं होना, एक ही बात है। जेड आई वैलेंसी ऑफ आइन, जेड आई क्या है? वैलेंसी ऑफ आइन। भैया हर आइन के ऊपर चार्ज होता है ना, जैसे कोई भी आइन हो, अगर हम सोडियम की बात करें तो प्लस चार्ज, कैल्शियम की बात करें तो +2, और नाइट्रेट आइन की बात करें तो -2, हर किसी के ऊपर चार्ज होता है ना, वैलेंसी ऑफ आइन है। ये क्या है? इसमें एक फैक्टर ए है, कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट का अपना एक कांस्टेंट है। तो ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। तो यहां तक आप लिख लें। और ये जो इक्वेशन हमने आपको बताई है, ये वाली इक्वेशन, ये जो मैं रेड कलर के डिब्बे में बंद कर रहा हूँ, ये इक्वेशन कहलाती है डिबाय हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन। डिबाय, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन क्या है? डिबाय हक्कल, डिबाय हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन। तो इसको आप यहां तक नोट कर लें, हम आगे के आगे शुरू करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी समझने की तरफ जाते हैं। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें, सेकंड पॉइंट क्या है? हेडिंग डालें इंटरप्रिटेशन कहते हैं समझना, अंडरस्टैंड करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ डी बाय हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन। ठीक है ना? इंटरप्रिटेशन ऑफ डिबाय हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन।
इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट लिखें कि दिस इक्वेशन इज वैलिड, ये तभी चलती है, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये इक्वेशन काम करती है। दूसरा एक पॉइंट लिखें, किताबों में आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी, हम तो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन the activity coefficient of anion decrease with increasing ionic strength। जैसे जैसे आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा, कम होगा। आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन and increasing valency of ion ये पॉइंट समझे हो दिया कि नहीं समझे? इस पॉइंट्स में क्या कह रहा है दोबारा पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, log fi इज इक्वल टू माइनस ए जेड आई का स्क्वायर अंडर रूट म्यू। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये fi ये है एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एन आयन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ। जैसे जैसे आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक, आयन की ताकत बढ़ेगी, तो वैसे और जो जैसे जैसे इसकी जो आयन की वैलेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो ये माइनस का साइन है ना, तो अगर जैसे जैसे ये चीज बढ़ेगी तो माइनस की वजह से, माइनस का साइन की वजह से ये चीज घट जाएगी। ये चीज क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये घट जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। हेडिंग जरा डालें भैया, जरा हेडिंग डालो। हेडिंग अब की बार ये डालो, अनदर फॉर्म ऑफ डिबाय-हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन, एन अदर फॉर्म ऑफ डिबाय-हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन, another form of डिबाय-हक्कल लिमिटिंग इक्वेशन। डिबाय-हक्कल इक्वेशन जो डिबाय-हक्कल है उसकी एक दूसरी फॉर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए थोड़ी, इसके लिए काफी ज्यादा कैलकुलेशन मैं आपके सामने करूंगा, आप साथ साथ लिखना। लेट अस कंसीडर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज को कहते हैं जिसको पानी में डालें तो तुरंत उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाएं। AXBY एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमने इसको पानी में डाला है तो AXBY डिसोसिएट हुआ है, और जनाब एक्स मोल A पॉजिटिव आयन, Z प्लस का मतलब है इसकी वैलेंसी, YB नेगेटिव आयन, Z माइनस का मतलब है इसकी वैलेंसी। ठीक, और ये इसमें अगर हम सीख लें कि ये X और ये Y क्या है, X and Y is number of cations and number of anions। anions का मतलब नेगेटिव आयन। और भैया ये Z प्लस क्या है, Z प्लस इज वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयंस, और यानी कि कैटाइन। Z माइनस क्या है, ये वैलेंसी ऑफ नेगेटिव आयन। ये बात तो हम समझ गए, ये बात तो हम समझ गए। फिर एक मीन मोलर एक्टिविटी कोफिशिएंट का एक फार्मूला है, वो हमको पहले से पता होना चाहिए। अगर हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट का लेक्चर सुना है तो हमको आता होगा। वी नाउ मीन कहते हैं एवरेज, वी नाउ मीन मोलर एक्टिविटी कोएफिशिएंट, वी नाउ
मीन मोलर एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ electrolyte AXBY is given by, वो ये फार्मूला है, ये क्या है, F प्लस माइनस, ये मीन मोलर एक्टिविटी कोफिशिएंट है। पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें से मैंने गैमा प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया था, एक ही बात है, ठीक। इज इक्वल टू F प्लस यानी पॉजिटिव आयन के लिए X मल्टीप्लाई F यानी कि एक्टिविटी नेगेटिव आयन के लिए Y, और इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसका यही फार्मूला होता है, फिर 1/x प्लस वाई लिखते हैं, ठीक। भैया ये क्वेश्चन आपने लिख ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब इस इक्वेशन 1 का करना क्या करना है इसका, टेकिंग LOG log बोथ साइड, लिखो टेक LOG log ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 के दोनों तरफ आप लॉग लोगे तो क्या होगा, होना क्या है, देखो LOG log ये इज इक्वल टू LOG log F प्लस एक्स F माइनस वाई रेस्ट टू पावर 1/x प्लस वाई। तो इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे लिखूंगा और इससे हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप इसे यहाँ तक लिख लो, मैं इरेज कर देता हूँ। तो इक्वेशन कौन सी मैंने यहाँ पर लिखी है, ये वाली इक्वेशन लिखी थी, आप भी लिखो LOG log F प्लस माइनस इज इक्वल टू LOG log F प्लस एक्स इंटू F माइनस वाई रेज टू पावर 1/x प्लस वाई। अब हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो यही काम हम करेंगे, लॉग F प्लस माइनस इज इक्वल टू, इस पावर को शुरू में ले आएंगे, पावर का है भैया ये तो इसमें एक गड़बड़ हो गई है, ओ नहीं गड़बड़ नहीं हुई, सही हुआ है, 1/x प्लस वाई हो जाएगा, लॉग F यानी ये सब साथ आएगा ब्रैकेट F प्लस एक्स इंटू F माइनस वाई, फिर LOG log F प्लस माइनस 1/x प्लस वाई को भी वैसे ही लिखो। अब log जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही फार्मूला लगेगा, और ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, यानी कि x log F प्लस, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस में हो जाएगा, y log F माइनस, समझे कि नहीं, log की मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, log F प्लस माइनस इज इक्वल टू, तो जनाब ये इसको हम x प्लस वाई ये दोनों के लिए तो ऐसे लिख देंगे, x log F प्लस प्लस वाई log F माइनस, यहाँ तक दिया, नोट करो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। फिर हमारे पास हमें पता है कि हमारा सोल्यूशन उसी वक्त इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, तो जितने पॉजिटिव आयन है उतने नेगेटिव आयन है, तो सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो कंडीशन क्या है, द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी उस जितने पॉजिटिव आयन उतने नेगेटिव आयन ऑफ सोल्यूशन, द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, कंडीशन बड़ी प्यारी है, एक्स जेड पॉजिटिव इज इक्वल टू वाई जेड नेगेटिव, इसको इक्वेशन 3 के है, तो ये बड़ी प्यारी इक्वेशन, बड़ी प्यारी कंडीशन है। फिर जरा आगे चलते हैं, आगे अब जरा थोड़ा सा हिसाब किताब है, थोड़ा सा अभी जहाँ किताबों में नहीं किया लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और वो ये है कि भैया हम जानते हैं, नहीं पहले तो एक काम करो ना, एक काम ये करो कि मल्टीप्लाई इक्वेशन, बल्कि यूं नहीं, मैं आपको लिखता हूँ यू, मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर कहते हैं ऊपर वाला, मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर
ऑफ इक्वेशन 2 बाय z पॉजिटिव। ठीक, इक्वेशन 2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो log f प्लस माइनस हो जाएगा x z पॉजिटिव log f पॉजिटिव प्लस y z पॉजिटिव log f माइनस नेगेटिव। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का गेम करेंगे। z पॉजिटिव x प्लस z पॉजिटिव y log f प्लस माइनस। यहाँ तक काम कर लिया। दूसरा काम ये करो कि आप, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करो। दूसरा काम ये करो कि आप देखो हमारे पास कंडीशन ये है कि एक्स जेड पॉजिटिव किसके बराबर है, वाई जेड नेगेटिव के। तो एक्स जेड पॉजिटिव की जगह पर आप पुट कर दो वाई जेड नेगेटिव, तो कर सकते हैं। तो जनाब कर दें, वाई जेड नेगेटिव पुट कर दो, चुप करके वाई जेड नेगेटिव पुट कर दो, बाकी सारा वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट ही मार लो। इधर भी z प्लस एक्स की जगह पर, यानी कि एक्स जेड प्लस की जगह पर इधर भी क्या करो, यानी इस जगह पर भी क्या करना है हमने, इस जगह पर भी वाई जेड नेगेटिव पुट कर देना है। मैं पिंक कलर से कर रहा हूं ताकि आपको दुश्वारी ना हो। इसको वाई जेड पॉजिटिव लिख दो, लिख सकते हैं ना वाई जेड पॉजिटिव। हाँ, दूसरा काम ये करना है भैया, दूसरा काम ये करना है कि आप देखो, आप y को कॉमन कर सकते हो। y को कॉमन आउट करो तो इधर z माइनस लॉग f पॉजिटिव प्लस z प्लस y तो कॉमन हो गया log f माइनस, और नीचे भी आप y को कॉमन आउट कर लो तो z माइनस प्लस z पॉजिटिव। तो जब y आपने कॉमन आउट किया, इस y को काट के रख दो, इस y को इस y से काट दो, तो जनाब क्या चीज बचेगी, ये चीज बचेगी log f प्लस माइनस इज इक्वल टू, क्या चीज बचेगी, z माइनस log f प्लस प्लस z प्लस log f माइनस ओवर, इधर भी z माइनस प्लस z प्लस है ना, आप क्यों लिख दो z प्लस प्लस z माइनस, ऐसे लिख दो, कोई मसला तो नहीं है, इसको आगे पीछे करके लिखेंगे। तो यही तो इक्वेशन थी जो हमको निकालनी थी, और इस इक्वेशन निकालने में हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे बहुत दिक्कत हुई। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 है, अब आगे चलते हैं। इक्वेशन 4 को जरा यहाँ पर हम दोबारा लिख देते हैं। वो ये थी कि log f प्लस माइनस इज इक्वल टू z माइनस log f प्लस प्लस z प्लस log f माइनस z प्लस प्लस z माइनस। तो ये इक्वेशन थी, इसको हमने इक्वेशन 4 कहा था। अब शुरू में हमने एक इक्वेशन यूज की थी, वो इक्वेशन ये थी कि वी नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन वो ये थी कि log एफ आई इज इक्वल टू माइनस ए जेड आई स्केयर अंडर रूट म्यू, या यूनिक स्ट्रेंथ है। तो ये इक्वेशन थी ना भैया जी, ये इक्वेशन थी ना, थी। तो इस इक्वेशन से अब हमारे पास जो आज हमारा कंपोनेंट है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हम इस इक्वेशन से यूं लिखेंगे log f पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस ए जेड पॉजिटिव, आई की जगह समझो पॉजिटिव, अंडर रूट म्यू वैसे ही, और फिर log f माइनस एफ नेगेटिव माइनस ए जेड नेगेटिव स्केयर म्यू। ठीक, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दो। हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी। अब आप इक्वेशन 5 को देखो, आंखें खोल के देखो इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 में ना log f प्लस और log f माइनस की जगह आप इक्वेशन 5 में से वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो लिखो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। तो जनाब इक्वेशन 4 बिकम्स log f प्लस माइनस इज इक्वल टू z माइनस, इसकी जगह आप जब पुट करोगे ये वाली वैल्यू तो बनेगी माइनस ए
z पॉजिटिव स्केयर रहता है तो आप यूं लिख दो z प्लस करके 2 दफा करके लिख दो म्यू, ठीक है, प्लस फिर जनाब z प्लस और log f नेगेटिव की जगह माइनस ए z माइनस 2 दफा करके लिख दो म्यू, और इनके नीचे क्या चीज लिखेंगे, इनके नीचे z पॉजिटिव प्लस z नेगेटिव लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने का कारनामा किया है। log f प्लस माइनस इज इक्वल टू, अभी हम कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं। वो क्या, देखो जो हम एक म्यू इधर भी है माइनस है इधर भी है z पॉजिटिव z पॉजिटिव इधर भी है और z नहीं बल्कि क्या चीज कॉमन लेनी चाहिए, हाँ z पॉजिटिव इधर भी है, z नेगेटिव इधर भी है, z नेगेटिव इधर भी है। तो लिखो टेक जो चीज कॉमन लेने में आपको बताता हूँ, टेक माइनस ए z पॉजिटिव z नेगेटिव और अंडर रूट म्यू कॉमन, इसको कॉमन लो। तो कॉमन लो माइनस ए z पॉजिटिव z नेगेटिव अंडर रूट म्यू। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, जो मैंने टिक मार्क किया है वही हमने कॉमन आउट कर लिया। तो जो बचा है वो मैं इस पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ना ये चीज बच गई है z पॉजिटिव, तो z पॉजिटिव लिख दो, फिर ये प्लस का साइन हम भी प्लस लगा दो। यहाँ ये भी कॉमन आउट किया, ये भी कॉमन आउट किया, ये भी कॉमन आउट किया, ये भी कॉमन, ये z माइनस ना ये बच गया, तो z माइनस यहाँ पे लिख दो और डिनोमिनेटर में z पॉजिटिव प्लस z नेगेटिव है, ये चीज भी बच गई है। इसको ये चीज इसके साथ कट जाएगी और log f प्लस माइनस माइनस ए z पॉजिटिव z नेगेटिव अंडर रूट म्यू। तो ये एक और इक्वेशन बन जाएगी। ये जो एक और इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हम जरा डिब्बे में बंद कर देते हैं। जो ये वाली इक्वेशन बच गई है भैया, ये इक्वेशन, इसको भी एक हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते होते हैं डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ फॉर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसको हम कहते हैं डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ, डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ फॉर मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इसको हम बोलते हैं। तो ये डी बाय हक्कल लॉ के बारे में कुछ चीजें थी, इसको यहीं पे ही हम, बल्कि थोड़ा सा एक चीज और ऐड करते हैं। जो डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को जरा मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ। इसमें कभी कभार हम ये इक्वेशन है log f प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए z प्लस z माइनस अंडर रूट म्यू, ये आयोनिक स्ट्रेंथ है। इसमें जब एक ही हम वैल्यू पुट करते हैं ना तो वो 0.509 होती है, 0.509। तो किताबों में आपको ये चीज मिलेगी। अच्छा, ये डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो जब हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए यूज करना चाहें तो क्या करते हैं, बस ये बात, फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम थे हक्कल एंड ब्रॉन्स्टेड, हक्कल एंड ब्रॉन्स्टेड। उन्होंने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई ये किया कि उन्होंने इसमें एक और चीज ऐड कर दी ताकि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए भी काम कर सके ये इक्वेशन। और नई इक्वेशन जो बनी वो ये थी log f प्लस माइनस माइनस ए z पॉजिटिव z नेगेटिव अंडर रूट म्यू प्लस सी म्यू। बस उन्होंने ये चीज इसमें ऐड कर दी। ये चीज क्यों ऐड कर दी, ताकि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए भी काम करे, क्योंकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्सर पोलराइज होते हैं। और इस इक्वेशन को फिर हम, इस इक्वेशन का नाम भी इन्हीं के नाम पर हो गया, और इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया, डी बाय हक्कल। तो पहले ही था,
अब ब्रॉन्स्टेड ने इसमें अपना नाम ऐड कर दिया। तो ये कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता था। टॉपिक आप किसी बुक से भी पढ़ें, तो होपफुली इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।